तो ये पॉलिटी की वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम 20 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन, और तीसरी शिफ्ट अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरी। साथ साथ में जो आज की शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस बच जाएंगे, ठीक है। अब मैं तो यूपीजी के पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो हमारे मोहित सिंह सर थे जो है, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो अब मैं, मोहक सिंह और मोहित सिंह, हम तीनों मिलके ये कवर कराएंगे ये पॉलिटी के BYQs। तो बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लो भाई। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश कब किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को स्थापित कब किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन है। 1993, एग्जैक्ट डेट है 14 अगस्त 1993 में जब ये बना था। तो ये एक वैधानिक निकाय था, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, मगर ठीक है, 102वें संशोधन, ठीक है, संविधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना हिंदी। तो जो 102nd जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी गई। फिर ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। आर्टिकल 3338B में इसका उल्लेखन है, ठीक है, ये ऐड किया गया था इंदिरा साहनी केस के बाद, ये आया, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, कमीशन से क्वेश्चन हैं, तो ये चीज याद रखनी जरूरी है। Which among the following is a feature that is common to both directive principles of state policy and fundamental duties, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों के समान है, ठीक, दोनों में समान है, ठीक है। तो बहुत नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, तुम जस्टिस नहीं मांग सकते कि भाई मैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी नहीं करने दे रहे ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। और DBSP तो सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है एनवायरमेंट को फॉलो करने के लिए। तो और जो DBSPs हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो पहले सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था, उससे लिए हैं, अब रशिया के नाम से जानते हैं। पार्ट 4 में है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को बताता है, ठीक। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा नाम है। इसके अलावा कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो पता ही है, और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपने यूनाइटेड किंगडम से लिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ठीक है। इसे वहीं से हम फॉलो करते हैं। अब देखो कमीशन जो है, नेशनल कमीशन से एक और क्वेश्चन आ गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? 2007 में, ठीक है, 2007 में हुआ। एग्जैक्ट डेट है इसकी 5 मार्च 2007, ठीक है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन से एक्ट के तहत आया? द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसे लाया गया। उसके बाद ये बाकी से जो वैधानिक निकाय हैं उनकी लिस्ट है, इनमें ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे याद रख लेना, क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, आगे भी तुम देखोगे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। और ये स्टैब्लिश हुआ था 11 फरवरी 1964 को। परिषद स्टैट्यूटरी जो वैधानिक निकाय है उसका स्टेटस इसे 2003 में मिला, किसी सिफारिश पे संथम कमेटी की, ठीक है, 11 सितंबर 2003 को वो मिला था इसे। तो ये चीज़ देख लेना। उसके बाद भाई एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विथ, किसके साथ, ठीक है। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, तो प्रेसिडेंट अगर उसके मेंबर और चेयरमैन अपॉइंट करते हैं तो किससे सलाह विमर्श करते हैं वो, ठीक है। तो वो है गवर्नर, ठीक है, उनसे बातचीत करके परामर्श करके ये काम किया जाता है इनके द्वारा। फिर जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 323A, 323A और 323B ने इसका वही उल्लेखन मिलता है, याद रख लेना। ट्राइब्यूनल्स, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में, बाकी बचे हुए इसमें। फिर जो ये ट्राइब्यूनल्स है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 के बाद सामने आए, मतलब उसी से इनकी संरचना हुई। फिर ये कुछ मेंबर्स होते हैं इसके, एक चेयरमैन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें वही हाई कोर्ट के जजेस वगैरह वो सब आ जाते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स में IAS वगैरह, सीनियर, वो सब। बाकी जो आर्टिकल 323A है वो मैंने पूरे यहाँ पे दे रखा है, वो थ्रू हो जाना, पढ़ देना, ठीक।
उसके बाद कौन पूछा गया जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी, ठीक है। तो कब वो लाया गया, तो 1992 में लाया गया, 1 फरवरी 1992 टू बी एग्जैक्ट जो उसकी डेट है, ठीक है। आर्टिकल 239 AA 239 AB ये ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में और विधानसभा मिली 70, उसमें 70 सदस्य हैं, 70 मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर देखो ये पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ वोटर इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। वोटर होने के लिए मिनिमम एज 18 है, हर किसी को पता है, पर ऐसा हमेशा से नहीं था, 21 थी पहले। 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो है इफेक्टिव हुआ 1989 में, तो उससे पहले 21 हुआ करती थी, ठीक है, वोट करने की एज। उसके बाद में भाई Which of the following article of the Indian Constitution deals with freedom of trade, commerce and intercourse, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 301, ठीक है। पार्ट 13 में है, भाग 13 में है। ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने इसको लिया है। 301 से 307 के जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं वो व्यापार से रिलेटेड है। उसके बाद 226 जो है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, रिट्स जो हाई कोर्ट्स वाली। 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, पिछला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, ठीक है। 262 में नो टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी, अगर कोई लॉ नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे, सरकार अपनी मनमर्जी से हमसे टैक्स नहीं ले सकती, ठीक है। विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है यहाँ पे मेंशन है, जैसे कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये यहाँ पे मेंशन है। ब्रिटिश से क्या लिया है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि भाई हमने अमेरिका से एक चीज और जापान से क्या लिया है, ठीक है। तो ये चीज कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ, अपना रिवीजन पक्का करो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो चीजें, ठीक है। उसके बाद भाई यूनाइटेड नेशंस के बारे में इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, क्वेश्चन दे क्या है वो देख लो पहले। द डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली द यूनाइटेड नेशंस ऑन किस तारीख को इसे अडॉप्ट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था कब, ठीक है, तो नवंबर 20 1959, ठीक है, 20 नवंबर 1959 को इन्होंने इसको घोषणा पत्र जो भी था वो उसे अपनाया था, अडॉप्ट किया था। फिर जो यूनाइटेड नेशंस है इसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 24 अक्टूबर 1942 को हुई। इसके सदस्य जो मेंबर्स हैं 193 हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में पड़ता है। अब कुछ प्रोग्राम एजेंसी जो है उनकी सूची देख लो, यूएन के, यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को, UNDP, WFP, UNEP, तो ये है गो थ्रू हो जाना क्या क्या है। उसके बाद इसके जो अंग है, जो ऑर्गन्स हैं वो देख लो। जनरल असेंबलीज महासभा 193 मेंबर, टोटल जितने मेंबर होते हैं वही वो है। सिक्योरिटी काउंसिल उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट है, बाकी सब नॉन परमानेंट होते हैं। और जो 5 परमानेंट है उन पर वीटो पावर है। जो 5 परमानेंट सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से हो। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, ये है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है, ये सब पार्ट है हमारे यूएन के, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कि कितनी बार वो लगी है हमारे देश में, वो 0 बार लगी है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी है 3 बार। वो कब कब मौके आए, 1962, 1971, 1975, 1962, 1971, 1975। दो जो इसमें थे वो एक्सटर्नल एग्रेशन वॉर की वजह से लगाया गया, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 भी है। बाकी ये हम देख लेते हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। 356 में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल के बारे में है, ठीक है। और यूपी का एग्जाम है तो एक चीज ये याद रख लेना, यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से शिफ्ट वन का, हाँ, आखिरी क्वेश्चन यही है। तो शिफ्ट वन हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चन क्या है, देखो। आर्टिकल 31A वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1951 में जो आया था, पहला ही संवैधानिक संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 31A में है क्या भाई, कि इसमें ना ये 5 कैटेगरीज दे रखी हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है और इनमें फॉल करता है, इन 5 उसमें, ठीक है, तो भाई जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है, उन्हें वोलेट करता है, वो ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है, अगर इनमें वो फॉल करता है। ठीक है, ये क्यों लाया गया था, ठीक है, अबोलिश करना था जमींदारी और बाकी जो फ्यूडल प्रैक्टिसेस थी उन्हें, ठीक है। तो अगर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इसे लाया गया था। तो इसे गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना, मोटा मोटी यही चीज़ थी कि इन 5 में फॉल करता है तो उसे उससे बाहर रखा जाएगा, माना नहीं जाएगा कि वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और 19 को। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रिलेटेड है रिट्स से, कि हाई कोर्ट को इशू करने की रिट्स किस उससे मिलती है, आर्टिकल से। तो आर्टिकल 226 ऊपर एक क्वेश्चन था, हमने उसमें भी इसे देख लिया, ठीक है। फिर आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इशू कर सके रिट्स को। बाकी मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किसका जो एरिया है रिट्स के मामले में वो ज़्यादा बड़ा है, तो हाई कोर्ट्स का है, क्योंकि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के अलावा बाकी भी जो पर्पसेस हैं उनके लिए भी इशू कर सकती हैं रिट्स को, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। 5 रिट्स हैं, ठीक है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी और क्वे वारंटो। अब ये क्या क्या है, गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना, मैं एक एक समझाऊंगा नहीं, ठीक है। मेन मेन जो वर्ड हैं वो देख लेना, ठीक है। जैसे हेबियस कॉर्पस का है टू हैव द बॉडी, शरीर प्रस्तुत करो, वही, ठीक है। ये मैंडामस कमांड, ये प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्टोरी टू बी सर्टिफाइड, क्वे वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। ऐसे करके जो मेन मेन वर्ड है वो थ्रू होना उससे, और फिर पूरा जान लेना। ये अब देखो, which which article empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights to the members of the armed forces, paramilitary forces and police forces, ठीक है। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद व सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 33 है, वो ये पावर देता है, ठीक है, किसको, पार्लियामेंट को, कि वो ऐसा एक्ट बना सकता है कि इनके भाई वो कम हो जाए, थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाए, खत्म कर दे वो सब चीजें। ऐसा क्यों है कि गुट वुट ना बना पाए भाई, अपनी यूनिटी बना लें और फिर सोचें कि भाई इंडिया पे हथियारों के दम पे कुछ कर देंगे, ये सब चीजें। तो वो सब ऐसी सिचुएशंस ना है, तो उसे होल्ड करने के लिए प्रावधान है आर्टिकल 33, ठीक है। फिर आर्टिकल 29 ये यहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 31 इसकी कहानी तुम्हें पता ही होगी, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे हटा दिया गया ये तुम्हें बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आर्टिकल 35 में क्या है भाई, आर्टिकल 35 में मेनली ये बताया गया एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट किन किन विषयों के, सिर्फ पार्लियामेंट का ही वो है, ठीक है, ये दे रखे देख। आर्टिकल 35 gives Parliament the exclusive power to make laws for implementing certain fundamental rights. State legislature cannot make, ठीक है, laws on these matters. अनुच्छेद 35 संसद को कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अन्य एक्सक्लूसिव अधिकार देता है। इन विषय पर राज्य विधानमंडल या फिर विधान परिषद कानून नहीं बना सकते, ठीक है, और वो ये सब है, तो देख लेना, गो थ्रू हो जाना। अब उसके बाद द ओथ्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो तीसरी अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल में है। ओरिजिनली भारतीय संविधान में 8 थे शेड्यूल, बट अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट्स हुए और उसके बाद में 12 है टोटल। तो 12 कौन जो ऐड किए गए हैं वो कौन कौन से, 9th है, 10th है, 11th और 12th। 9th है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे लगा दिया गया,
10th को 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52वें संविधान संशोधन, 11th 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73वें को, ठीक है 73वें संवैधानिक संशोधन, और 12th को क्या है 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक 74वां जो संवैधानिक संशोधन था। बाकी ये 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी थे, अब भी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the creation or abolition of a legislative council in an, ठीक है, इंडियन स्टेट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? ठीक है, तो आर्टिकल 169 है, वो इससे संबंधित है कि भाई तुम क्रिएशन और डिसोल्यूशन जो होता उससे, ठीक है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। आर्टिकल 165 जो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अधिवक्ता जनरल के बारे में है। ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, शपथ या प्रतिज्ञान जो गवर्नर लेता है उसके बारे में ये है। बाकी ये मैंने दिए हैं, पढ़ लेना, समझ के याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन आता है भाई, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मतलब पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर दें कि सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए, अपने मनमानी तरीकों से कुछ चीजें ना कर पाए, ठीक है। तो वहां फिर आगे पूछा है, तो ये चीजें भी ध्यान रख लेना कि फंडामेंटल राइट्स का क्या वो है, ये है। अब डीपीएसपीस क्या है, उनके लिए ऐसी क्या चीज कही जाती है जो यहाँ पे आ सकती है, तो इस तरीके से चीजें तो मैं ध्यान रखनी है। थोड़ा घुमा के भी पूछा गया है क्वेश्चन, क्या। अभी 25 पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल 22 थे, ठीक है। अब पार्ट 9 में क्या है वो मैंशनड है, पार्ट 12 में क्या है, 4A में क्या है वो मैंशनड है, आर्टिकल भी मैंशनड है, वो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following has the authority to remove the election commission of commissioner of India? ठीक है, प्रेसिडेंट जी हैं, अपॉइंट भी वही करते हैं। रिकमेंडेशन सुझाव देते हैं, कौन देते हैं सुझाव? सुझाव सही वर्ड है नहीं, सिफारिश। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, ठीक है। ये इलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिन्हें पीएम ही नॉमिनेट करते हैं इसमें, और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो ये तीनों मिलके एक नाम चुनते हैं, फिर हमारे प्रेसिडेंट जी उन्हें नियुक्त कर देते हैं। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 के बारे में देख लेना, हमारे इलेक्शन कमीशन से ये रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में बताना भाई जो हमारे करंट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका नाम क्या है, ठीक है, बड़े फेमस भी हुए थे वो, तो उनका नाम बता देना। बाकी अब ये देखो केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो मेन केस है ना, जैसे इसमें एमसी मेहता वाला था, उसके मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, थोड़ी स्टोरी बता दूंगा। बाकी जो ये केसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखा है, वो पढ़ लेना, मेन मेन चीज़ क्या थी, किस बारे में वो केस थे और डेट वगैरह, ठीक है। तो जो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस है, इसमें क्या हुआ था, जो कमलनाथ जी थे हैं, तो उनके परिवार का एक कोई लोग थे, उन्हें जमीन मिली ब्यास रिवर के पास, जो सरकारी जमीन बन जाती है, ऐसा कुछ था उसका सीन। तो वहाँ पे उन्होंने मोटल वोटल बनाए, और जो ब्यास रिवर के पास में था वो, तो इन्होंने वहाँ पे क्या कोशिश करी, जो ब्यास रिवर है उसका जो नेचुरल फ्लो है, जो बहाव है, उसे बदलने की कोशिश की गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एमसी मेहता जी थे इन्हें बात पता चली होगी, पीआईएल डाली, मामला बड़ा हुआ, क्योंकि उनका नाम है कमलनाथ जी, पर्यावरण मिनिस्टर, और ऐसा काम हो रहा है, ठीक है, उन्हीं के परिवार के लोग, तो ये मामला बड़ा हो गया। तो उसी से निकल के आया ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन निकल गया है, और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, देख लेता हूँ, ठीक है, सार्वजनिक न्याय सिद्धांत जो है, सार्वजनिक न्याय सिद्धांत जो है, ठीक है, और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, ये सब चीजें इससे निकल गई। तो ये चीजें देख लेना। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये होता है कि भाई जो हमारी सरकार है वो सिर्फ ट्रस्टी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे देश के, ठीक है, उनके वो ट्रस्टी है, मालिक नहीं है, ठीक है। और ये प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पेस डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल, या फिर मैं कहूँ ये क्या है कि मान लो मैं हूँ भाई, मैं इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचाता हूँ,
ठीक है, कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे एनवायरनमेंट को हानि होती है, तो उसकी रिपेयर के लिए मैं पे करूंगा, मुझे भुगतान करना पड़ेगा उसके रिपेयर के लिए, वो वापस वैसा हो जाए, जो डैमेज कंट्रोल करना है वो सब चीज़। ठीक है। अब जैसे बाकी केस देख लेते हैं, चरण लाल साहू वाला जो केस था, ठीक है, इसके बारे में यहाँ मैंने दिया है। अब ये भोपाल गैस जो ट्रेजिडी थी उससे रिलेटेड है। जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए केस था। फिर नरेश श्रीधर मिर्जाकर और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें के भाई ये पूछा गया था कि मान लो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो कोई ऑर्डर देती है, तो क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वोलेट हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कोई बंदा था, वो उसकी गवाही ववाही से रिलेटेड है ये, कि वो नहीं चाह रहा था छपे वपे, तो ऐसे करके था ये कुछ। ठीक है। ए आर अंतुल्य वर्सेस आर एस नायक, इसमें क्या था, लीगैलिटी चेक कर रहे थे कि भाई जो स्पेशल जज है उससे हाई कोर्ट में कैसे मामला या केस को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है। तो ये देख लेना। ठीक है, एक बार अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा चरण लाल वाले केस को ज़्यादा देख लेना। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं भाई। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अभी तो इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर वही है अपील सुनने में। ठीक है। मगर उससे पहले ब्रिटिश काउंसिल, ये होता था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, लंदन में स्थित था। लंदन अर्जी भेजनी पड़ती थी कि भाई हमारी बात सुन लो। ठीक है। 1833 से 1949 तक, 1833 से 1949 तक ये था। ठीक है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1950 किस के तहत थी ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये भी चीज़ याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज इन इंडिया। ठीक है, इनमें से पंचायती राज से रिलेटेड कौन सी नहीं है, तो एन आर नारायण मूर्ति कमेटी है। ठीक है। इस तारीख को अक्टूबर 2002 में इस्टेब्लिश हुई। पहली रिपोर्ट फरवरी 2003 में इन्होंने सबमिट करी, फिर रिवाइज्ड, ठीक है, संशोधित रिपोर्ट दिसंबर 2003 में, फरवरी 2003 में पहली, फिर संशोधित दिसंबर 2003 में। सेबी ने इसको बनाया था, क्यों बनाया था, ठीक है, ठीक है, टू इवेल्युएट एंड फर्दर इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, इसलिए इसे बनाया गया था। हिंदी में पढ़ लेना भाई, थोड़ी डिफिकल्ट सा लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। Which of the following articles of the Indian Constitution directs the state to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है? तो आर्टिकल 48 है वो। ठीक है, जो ये निर्देश देता है। अब आर्टिकल 38 क्या है वो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है। आर्टिकल 39 क्या है वो मेंशन यहाँ है। आर्टिकल 39 है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा नहीं। माल आपको मिला हुआ है, मटेरियल आपको मिला हुआ है, पढ़ो, समझो, याद करो और क्वेश्चन देखो कि कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, अभी आज के लिए इतना रखते हैं, और अगली क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम वो कवर करके 20 तारीख की पूरा दिन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टीम है जो कवर करा रही है, मोहित सिंह सर, ठीक है, मोहक सर और मैं, हम तीनों मिलकर पॉलिटी भी देख रहे हैं, मूल विधि और हिंदी हमारे मोहित यादव सर देख रहे हैं, साइंस प्राची मैम, हिस्ट्री और मिसलिनियस वगैरह ये हमारे संसार सर देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं हम, बाकी अगली क्लास में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तक के लिए धन्यवाद।